नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मेष लग्न में तृतीय भाव में अगर सूर्य आ जाते हैं तो उसका क्या फल आपकी कुंडली में आपको मिल सकता है, या आप किसी भी व्यक्ति की कुंडली देख रहे हैं तो उसमें हम इस प्रभाव को पढ़ेंगे। ध्यान रखिए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें। हम डेली बेसिस पर आपको वीडियो भेजते रहेंगे। दूसरा, जिस किसी व्यक्ति को भी कुछ ऐसा डाउट है, आप हमें कमेंट करके भी हम लिख सकते हैं, और अगर वो कॉमन कमेंट लगेगा तो उसके रिप्लाई को हम ज़रूर करेंगे। इस प्रकार के कॉम्बिनेशन, टिपिकल कॉम्बिनेशन आपको लगते हैं कि हमारे चैनल को मदद कर सकते हैं, आपको मदद कर सकते हैं, तो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर, हम उस पर ज़रूर विचार करेंगे। यस, तो मेष लग्न में अगर तीसरे भाव में सूर्य आते हैं तो उसका क्या फल मिलता है। तो सबसे पहले जब हम कभी किसी भी ग्रह को देखते हैं तो हमारे दिमाग में रहना चाहिए लग्न क्या है उस व्यक्ति का, क्योंकि लग्न के आसपास ही सभी चीज़ें घूमती हैं इर्द गिर्द, और इसी से हम इस भाव के स्वामी का भी अंदाज़ा लगाते हैं। जैसे 1, 2, 3 तो ये इसके स्वामी बुध हैं। तो सबसे पहले तो हमें बुध की स्थिति देखनी चाहिए कि बुध की स्थिति कहाँ है, और क्योंकि तीसरा भाव जो होता है हमारी वार्तालाप का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, और कई बार दूसरे और तीसरे में एक कन्फ्यूज़न आ जाता है। देखिए, जब कभी में बात करते हैं वाणी के सिद्धि वाली बात, कि आपको कोई बात कही वो सही हो गई, उसको आप दूसरे भाव से देखेंगे। याद रखिएगा, एक इंटरनल चीज़ है जो एक्सपोजर में, चाहे कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए दूसरा भाव किसी का अच्छा है तो उसकी वाणी कई बार आपको ऐसा नहीं लगती कि बहुत मीठी है, लेकिन वो सिद्ध होती है। तीसरे भाव में क्या है, जो सांसारिक कह सकते हैं लौकिक चीज़ों में वो बड़ा माहिर होता है। समझ रहे हैं आप? जो मतलब ज़रूरी नहीं कि उसके पास कोई सिद्धि है। भाई जैसे कोई, हम कह सकते हैं बैंक में मैनेजर है, बातचीत करने का बहुत अच्छा उसका है, वो तीसरे भाव से। लेकिन कोई ऐसे सिद्ध पुरुष हैं, वो जो बात कहते हैं वो सच हो जाती है। उनको बात करने का कोई ऐसा नहीं है कि भाई वो बड़े सधे हुए फाइल लेकर वो बात कर रहे हैं कोई, लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक फॉर्मल वर्ल्ड में रहते हैं, उसमें आपको एक दक्षता चाहिए, वो दक्षता तीसरे घर से। लेकिन एक प्रकार का एक वर्ड होता है, उससे थोड़ा ऊपर का है, लेकिन उसका सांसारिक जीवन में थोड़ा कम रिलेवेंस जान पड़ता है, वो दूसरा है। तो दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। आपको किसी व्यक्ति ने कही ये बात आप करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो सिद्ध हो जाएगी। आप किसी की कुंडली से भी ये जांच सकते हैं कि वो सिद्ध वाणी है या नहीं। दूसरा भाव। तीसरा भाव आपकी फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करता है, कि भाई कोई बीमा एजेंट है, कोई बैंक मैनेजर है, इस प्रकार के कामों में, या कोई कंप्यूटर आईटी एक्सपर्ट भी है जो कोई प्रेजेंटेशन में भी बहुत माहिर है, वो तीसरे भाव से। अब तीसरे भाव को हम छोटी छोटी यात्राओं से भी जोड़ते हैं, और हम क्योंकि अब इसमें सूर्य को पाते हैं तो सूर्य भी अपना प्रभाव वहां दिखाएंगे। याद रखना है, इसमें इस राशि का, इस ग्रह का और इस पर पड़ने वाली दृष्टियों के प्रभाव को मिलाकर ही एक कंक्लूजन निकाला जा सकता है। लेकिन अगर अब जिस प्रकार से हमने कहा है कि हम एक सीढ़ी चढ़ते 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 हम एस्ट्रोलॉजी के सारे पीक को अचीव कर लेंगे, तो अभी हमारा ये सीढ़ी कह रही है कि पहले तो हमने सिर्फ लग्न की बात की थी, अभी हम लग्न के साथ एक एक ग्रह की बात कर रहे हैं। फिर हम बाद में जब जाएंगे तो हो सकता है लग्न के साथ हम 2 ग्रह, फिर दृष्टियों की बात भी करें, और एक टिपिकल कॉम्बिनेशन आपके सामने लेकर आए। लेकिन अभी हम चीज़ों को सरल रखना चाहते हैं। क्लियर? तो कोई भी व्यक्ति है जब तक सरलता को नहीं पाएगा तब तक टिपिकल में जाएगा तो उलझ जाएगा। इसलिए मैं आपसे चाहूँगा इन वीडियो को देखने के बाद ही आप आगे जाएं, ताकि आपको ये समझने में आसानी हो कि अगर मिथुन लग्न में खाली सूर्य बैठे हैं तो क्या होगा। सूर्य का नेचर आपको पता है, वो मैलेफिक है। माने अगर नेचुरल मैलेफिक की बात करते हैं तो वो देखो, राजा को थोड़ा सा रूड होना पड़ता है, क्रूर होना ही पड़ता है। क्लियर हो गया? और दूसरा, ये गवर्नमेंट के भी कारक हैं, आत्मा के भी कारक हैं। अब ये बैठे कहाँ पर हैं? तृतीय भाव, जो हमारे सिबलिंग्स का भी है, हमारे सहोदर जो हैं, भाई बहनें, उनका भाई मतलब भाव माना जाता है। तो इसका सीधा अर्थ ये होगा कि हो सकता है अगर सूर्य की यहाँ स्थिति, माने सूर्य की डिग्री भी अच्छी है और इनके दुश्मनों की दृष्टि यहाँ नहीं पड़ रही है, तो आपके कोई सिबलिंग्स में कोई आपका व्यक्ति जो ऐसा होगा जो गवर्नमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा, या जो बड़े अच्छे जिनका प्रभाव है, ऐसे लोगों से कांटेक्ट में होगा, जिसका सीधा फायदा आपको मिलेगा। देखिए, कई बार क्या होता है, हमारी सिबलिंग्स में, हमारे सहोदरों में ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं, लेकिन वो हमें उसका लाभ नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार का कोई कॉम्बिनेशन हमारी कुंडली में नहीं है।
अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में बनता है तो आपके भाई बहन के कॉन्टेक्ट्स भी वैसे अच्छे होंगे और उसका आपको भरपूर फायदा भी मिलेगा। क्लियर? और ये यात्राएं जो करते हैं वो बड़े मतलब सधे हुए रूप में करते हैं, छोटी यात्राएं भी होती हैं तो सब कुछ मैनेज करके चलते हैं। अब कई बार क्या होता है भाई, हम यात्रा करने जाते हैं, कुछ मैनेज नहीं किया हुआ है, वहीं देखेंगे जो होना है, नहीं, इन लोगों की छोटी छोटी यात्राएं भी बहुत ही ज्यादा राजसी होती हैं। क्लियर? तो ध्यान रखना, बिकॉज किंग को बिना मैनेज किए हुए चलना पसंद नहीं है। क्लियर हो गया? सब तामझाम लेकर चलते हैं। और इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो कहां पड़ रही है? 9वें घर में। याद रखिए कि 9वां घर है, और क्योंकि मेष लग्न है तो यहां 9वीं राशि भी होती है। तो और ये हमारा धर्म का या भाग्य क्या, और इसको जो बृहद पराशर होरा शास्त्र है उसमें हम पिता से भी संबंध इसका देखते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि वो, क्योंकि सूर्य की दृष्टि स्वयं पिता के लिए, सूर्य भी उत्तरदायी होते हैं, तो पिता भाव में दृष्टि भी डाल रहे हैं वो। अब कई जगह है आप 10वें भाव को भी सूर्य से देखेंगे, उससे भी कोई बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसको गुरु का वास्तव में घर माना जाता है, लेकिन पहला गुरु हमारा घर में पिता ही होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के संबंध उसके गुरु और पिता के साथ बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि ये घर किसका है? ये घर है बृहस्पति का। और बृहस्पति की ये जो राशि है, अगर यहां 12 नंबर होता तो इतना ज्यादा कंफर्टेबल ना होते दृष्टि पर जितना ज्यादा 9 नंबर में, बिकॉज 9 नंबर का जो गुण है वो क्षत्रिय प्रधान है। क्लियर? धनु राशि जो है सेजिटेरियस, उसका गुण क्षत्रिय प्रधान है, और सूर्य स्वयं भी उसी फिलॉसफी को मानने वाले हैं। माने कुछ मतलब राजसी थाट पाट क्षत्रिय गुण ना हो, कमांड ना हो तो आनंद नहीं आता है। अब सूर्य स्वयं वहां नजर मार रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, उनके जो गुरु हैं, उनके जो पिता हैं, उनमें भी उस चीज का प्रभाव दिखाई देता है। क्षत्रिय गुण प्रधान उनके गुरु होंगे, और उनके पिता में भी वो गुण आएंगे। माने पिता के साथ उनके संबंध अच्छे ही होंगे, क्योंकि बुध और सूर्य की बड़ी अच्छी मैत्री है, और ये बुध का घर माना जाता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको राशि का स्वभाव पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि ये पर्टिकुलर राशि जो है उस ग्रह का विरोध नहीं करती है, चाहे उस राशि के स्वामी के साथ इसकी दुश्मनी हो। क्लियर हो गया? वो अलग बात है कि ठीक है, अभी इस समय हमने देखा कि बुध और सूर्य की दोस्ती है, लेकिन कई बार ऐसा, जैसे मान लीजिए हम बात कर लेते हैं, ये कौन सा मकर लग्न या मकर राशि है। अगर मकर राशि में यहाँ मंगल बैठ जाते तो प्रथम दृष्टा किसी को लग सकता है कि यार मकर के स्वामी तो शनि है, और शनि और मंगल के तो 36 का आंकड़ा है। उस प्रकार से देखेंगे तो आप हमेशा गलत इंटरप्रेट करेंगे। आपको राशि का स्वभाव भी पता होना चाहिए कि मकर राशि कर्म प्रधान, और सूर्य जो है वो जब तक अपने ऑफिस में ना जाए उसको अपना राजसी गुण दिखता ही नहीं है। यार मैं राजा कैसे हूं? कहता भी जब आप जाएंगे अपने ऑफिस में या अपने भवन में, माने जो आपकी कार्यशाला है या आपका जो सभा भवन है, जब वहां जाएंगे तभी तो आपको वो गुण नजर आएगा। तो इसलिए अपने आप को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल मानते हैं सूर्य या मंगल। तो इसलिए यहां पर सूर्य और मंगल शत्रु होने के बावजूद भी, माने सूर्य भी और मंगल भी शनि के शत्रु हैं, उसके बावजूद भी यहां पर वो कंफर्ट मानते हैं। याद रखिए, शत्रु कहने का अर्थ ये हो सकता है, कई बार सामने वाला ग्रह अपने आप को शत्रु नहीं मान रहा, लेकिन जो ग्रह बैठा है वो शत्रु मान रहा है। क्लियर हो गया? तो ऐसा कई बार देखने में आता है। जैसे शुक्र है, बृहस्पति को शत्रु नहीं मान रहे हैं, लेकिन बृहस्पति शुक्र को शत्रु मान रहे हैं। क्लियर? इसी प्रकार से सूर्य है, शनि को शत्रु नहीं मान रहे, लेकिन शनि सूर्य को शत्रु मान रहे हैं। तो इस प्रकार से वो भावना आपको देखनी होगी। लेकिन ये बात तय है कि अगर शत्रु कोई एक भी मान रहा है तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में कमजोरी आ सकती है। क्लियर हो गया? तो ये एक बात और, 9वां भाव क्योंकि हमारी लंबी यात्राओं का भी होता है, तो ये भी बात तय है कि लंबी यात्राओं में भी राजसी थाट पाट दिखेगा, और ये लंबी यात्रा में जा सकते हैं। मतलब कोई अच्छे स्टडी के लिए भी वो जा सकते हैं, क्योंकि सूर्य एक हाई लेवल की रिसर्च भी दिखाता है, हमारी आत्मा का कारक भी है। तो इस प्रकार की कोई इस प्रकार का अध्ययन करना चाहते हैं वो, जिसमें हम फिलोसफिकल या दर्शन शास्त्र का ज्ञान उनको अगर पाना है, तो भी उसके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाएगा। क्लियर हो गया? वैसे भी आपको पता है, क्योंकि देखिए बृहस्पति के साथ भी सूर्य के अच्छे संबंध हैं, और बुध के साथ भी सूर्य के बहुत अच्छे संबंध हैं। तो अगर हम इनके राशियों के स्वामी की बात भी कर लें तो सूर्य को यहाँ कोई आपत्ति नहीं जान पड़ती है। लेकिन अगेन, जब आपको कभी कंपेयर, तुलनात्मक दृष्टि में देखना हो, तो सूर्य अपने आप को पहले घर में बहुत ही आनंदित पाते हैं।
10वें घर में बहुत ही आनंदित पाते हैं। क्लियर हो गया? वो इनकी बेस्ट पोजीशन हो सकती है। क्लियर हो गया? और अगर दोनों में भी बेस्ट चुनना हो तो पहला भाव ही बेस्ट माना जाएगा। क्लियर? तो यहाँ सूर्य की हमने चर्चा की। तो अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं मेष लग्न में अगर चतुर्थ स्थान या चौथे स्थान में सूर्य आ जाते हैं तो उसका क्या फल होगा। तो बने रहिए हमारे साथ श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। जय भृगु पराशरा, ज्योतिष ज्ञान दुनिया में अमर हो, यही कामना के साथ धन्यवाद।